नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है सूचना क्रांति के दौर में साहित्यिक पत्रकारिता, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशक और आलोचक प्रवीण भट्ट और साहित्य समीक्षक शैलेंद्र सेमवाल। प्रवीण भट्ट जी और शैलेंद्र सेमवाल जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत भट्ट जी मैं आपसे करता हूं, और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि साहित्यिक पत्रकारिता का जो वर्तमान परिदृश्य है उसको आप किस रूप में देखते हैं? इसके दो आयाम हैं सर, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। पहली बात तो यह है कि जो प्रिंट मीडिया है उसने भले ही जो विशुद्ध रूप से कथा, कहानी, कविता, उपन्यास, अंश या संस्मरण, इन सब विधाओं के लिए अपनी जगह थोड़ी कम कर दी हो, लेकिन इंटरनेट के आ जाने के बाद वो जगह बहुत बढ़ गई है। तो अब हर व्यक्ति के पास ये जगह मौजूद है कि वो अपनी बात को, अगर वो अखबार में नहीं छप सक रहा है या फिर किसी साहित्यिक पत्रिका में उसके लेखन को जगह नहीं मिल पा रही है, तब भी वो स्वतंत्र है कि वो अपनी बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको शेयर कर सकता है। या फिर बहुत सारे ऐसे मंच इस समय हैं, जैसे प्रतिलिपि एक मंच है, या फिर बहुत सारे दूसरे मंच हैं, उनके माध्यम से भी वो अपने लेखन को साझा कर सकता है। तो इंटरनेट के आ जाने से मुझे लगता है कि लेखन करने वालों के लिए, साहित्य लिखने वालों के लिए जगह बड़ी है। जी शैलेंद्र सेमवाल जी, प्रवीण भट्ट जी ने जो प्राथमिक टिप्पणी दी वो तो बड़ी उम्मीद जगाने वाली है कि एक बहुत बड़ा परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है सोशल मीडिया वाला, जिसके जरिए तमाम नए नए नाम हमारे सामने आ रहे हैं, वो साहित्य में हो, पत्रकारिता में हो। लेकिन मोटा माटी हम जो देखते हैं, जब हम पुराने दौर के अखबारों को आज के दौर से कंपेयर करते हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो ये पाया जाता है कि अखबारों में अब साहित्य को वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था। इसकी क्या वजह है, और आप क्या देखते हैं कि क्या साहित्य से अखबार विमुख हो गए हैं, या ये कुछ बदले रूप में साहित्य में अभी भी, अखबारों में अभी भी है? मैं प्रवीण जी के उस बात से तो सहमत हूँ कि जो सोशल मंच मिला है उसमें काफ़ी स्पेस है साहित्यिक लिखने वालों के लिए, लेकिन अखबारों में भी जहाँ तक सवाल है उसमें स्पेस कम नहीं हुआ है। एक सर्टेन उसका स्पेस तैयार कर दिया गया, अलग अलग फॉर्मेट में चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो अखबार ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि अखबार एक ऐसा पाठक वर्ग है जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी माध्यम के लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें सभी प्रकार की लैंग्वेज को, भाषाओं को उसमें शामिल करना पड़ता है ताकि अखबार और समाचार पठनीय बन सके। तो आप ये कह रहे हैं कि साहित्य अखबारों में मौजूद है, लेकिन उसने थोड़ा अपना जो मिजाज है वो बदल दिया है। लेकिन प्रवीण भट्ट जी, जब हम अतीत से साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास देखते हैं तो हमारे भारत में ही भारतेंदु युग से ही, और उसके बाद द्विवेदी जी की सरस्वती तो एक तरह से शुद्ध रूप से पत्रकारिता को ही शुरुआती दौर में समर्पित रही। उसके बाद प्रेमचंद हंस लेकर आए, तो हंस में भी प्रेमचंद ने जो हमारे समसामयिक मुद्दे थे उनको बराबर जगह दी, और हाल तक हमारे बीच धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे पत्रिकाएं रही। अखबारों के ज़रिए भी लगातार साहित्यिक विमर्श और तमाम हमारे समय के जो इश्यूज़ हैं वो स्थान पाते रहे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जब आप हमारी पत्रकारों की पीढ़ी को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो जो विद्यानिवास मिश्र, प्रभाष जोशी और तमाम वो जो एक पीढ़ी थी, उनके कितने करीब आप आज के पत्रकारों को पाते हैं साहित्यिक मिजाज से? मुझे लगता है दो बातें हैं। एक बात है सूचना, दूसरी बात है विचार। तो एक दौर, जिस दौर की बात आप करते हैं, वहाँ पर सूचना के साथ साथ विचार भी प्रमुखता से रहता है। तो आप ये भी पाते हैं कि जो एक पत्रकार है वह साहित्यकार भी है। आप प्रताप नारायण मिश्र को देखिए, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखिए, और आप बहुत सारे जयशंकर प्रसाद को देखिए, आप स्वयं प्रेमचंद को देखिए, आप बहुत सारे लोगों को देखें तो आप पाते हैं कि वो एक साहित्यकार है लेकिन वो एक पत्रकार भी है। आप मदन मोहन मालवीय को देखिए, आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए, आप महात्मा गांधी को भी देखिए, तो आप पाते हैं कि वो एक साहित्यकार है लेकिन वो एक पत्रकार भी है।
अगर वो एक पत्रकार है तो वो एक साहित्यकार भी है। लेकिन मौजूदा दौर में क्या हो गया है कि एक तो साहित्य के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म आ गए हैं, मतलब उसके लिए एक पत्रिकाएं आ गई हैं बहुत सी, जहाँ पर लोग फोकस होकर अपने साहित्य का काम करते हैं। और इंटरनेट पर भी ऐसी वेबसाइट बहुत सारी हैं जो फोकस होकर साहित्य का काम कर रही हैं। तो लेकिन अखबारों ने क्या किया कि साहित्य से जरा सा हट करके वो अब सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं। वो उनके पास क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत सारी सूचनाएं देनी है और बहुत तरह की सूचनाएं देनी है, क्योंकि अब सूचनाओं के जो विभाग हैं वो भी बदल गए हैं। मतलब आप ये देखिए कि जनमानस के अंदर अब केवल क्राइम नहीं है या फिर केवल सरकार की खबरें नहीं हैं, बल्कि अब बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ से उनको समाचार निकाल के लाने होते हैं। तो जाहिर है कि मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि वहाँ पर अब मतलब उतना स्पेस जितना हम उम्मीद करते हैं साहित्य के लिए होगा, वो शायद उतना नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस जगह फिर भी पूरे उसमें बहुत ज़्यादा है। जी, ये आपने ठीक कहा कि अब हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक पत्रिकाएं बन गई हैं शैलेंद्र सेमवाल जी, जो साहित्य को ही प्रमुखता देती हैं, और इस वजह से अखबारों ने अपने को एक तरह से सूचना देने पर केंद्रित कर दिया है। लेकिन शैलेंद्र सेमवाल जी, आपकी तो बहुत सुंदर और आकर्षक समाचार हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं और आप उस मिजाज से खबरें बनाते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे पूछना ज़रूरी हो जाता है कि एक खबर को बनाने में साहित्य का कितना योगदान है, और क्या आपको लगता है कि एक खबर अगर वो निरी सूचना के बजाय उसमें कुछ साहित्य का पुट डाल दिया जाए तो वो ज़्यादा आकर्षक हो जाती है? जी, जब हम समाचार लिखते हैं उसमें इंट्रो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम जो 3-4 लाइन की जो इंट्रो होती है उसमें हम सारी सूचनाओं को संकलित करना चाहते हैं, जिसमें कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये सारे सवालों के जवाब उसमें इंट्रो में हम दे देते हैं। तो साहित्य की वहाँ पे थोड़ा गुंजाइश कम रहती है। अच्छा। और खबरों को, क्योंकि हमारा फॉर्मेट अब छोटा हो गया है, 200-250 के शब्द एक कंप्लीट खबर मानी जाती है, उसी में हमें सारी चीज़ों को समाहित करना है। तो साहित्य की वहाँ पे थोड़ा कम गुंजाइश रहती है। लेकिन उस मिजाज की खबरें जहाँ पे साहित्य का इस्तेमाल होना है, कोई कवि सम्मेलन हम लिख रहे हैं, कोई किसी पुस्तक की समीक्षा हम लिख रहे हैं, तो वहाँ पे साहित्य का थोड़ा अंश हम लोग देख पाते हैं। ओके। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर शैलेंद्र सेमवाल जी कि तमाम हमारी हिंदी पट्टी के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनमें बेशक साहित्य चाहे खबरों में ना आता हो या खबरों का मिजाज साहित्यिक ना होता हो, लेकिन उनके जो शीर्षक होते हैं वो किसी कविता से उठा के और किसी शेर का कोई अंश उठा करके इस तरह से वो उसका शीर्षक आकर्षक बना देते हैं। प्रवीण भट्ट जी, आजकल क्योंकि आप प्रकाशन व्यवसाय से भी जुड़े हैं और आपका एक बहुत बड़ी परिधि में आप काम कर रहे हैं, ख़ासकर हिंदी पट्टी में, आपको क्या लगता है कि जो साहित्यिक मिजाज की पत्रकारिता है इस पर क्या हमारे पास कुछ बेहतरीन किताबें आ रही हैं? पहले कितनी किताबें मौजूद थी और आज के दौर में कितनी संभावनाएं हैं इस तरह की किताबों की जो पत्रकारों को साहित्यिक मिजाज में डाल सके और साहित्य के लोगों को थोड़ा बहुत पत्रकारिता की भी समझ दे सके? आपने जो सवाल किया वो एक तरह से एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। मतलब क्योंकि विश्वविद्यालयों का जो सिलेबस है वो साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर कोई भी उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई पर्चा नहीं है ऐसा कि साहित्यिक पत्रकारिता वहाँ पढ़ाई जाए। और चूँकि आप जानते हैं कि इस दौर में सब कुछ एक तरह से फोकस होता है, जैसे अभी सेमवाल जी ने कहा कि अब खबरें जो हैं आपको 250 शब्द में ही लिखनी है, तो लगभग पत्रकारिता में भी यही है, पत्रकारिता पाठ्यक्रम में। तो आपके पास साहित्यिक पत्रकारिता का कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग पत्रकार हैं और जो कुछ रचनाएँ करते हैं वहाँ पर आपको जो है पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य और वो साहित्यिक पुट, उस लेखन में वो साहित्य, वो सब कुछ नज़र आएगा जब मतलब। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो पत्रिकाएं हैं, जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, वो जब कोई फीचर, कोई लेख या फिर कोई साहित्य संबंधी समाचार प्रकाशित करते हैं तो एक सिनारियो में उसको हम साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में देख सकते हैं। लेकिन चूँकि इसको ठीक से परिभाषित हम नहीं अभी तक कर पाए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन जो पत्रकारिता है वो भी तो कहीं ना कहीं समाज का चित्रण है। बिल्कुल। तो आप उन दोनों में समाज को देखेंगे एक ही समय में, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से इसको विभाजित तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भी साहित्य में हैं या जो लोग पत्रकारिता में हैं वो अगर एक दूसरे की चीज़ों को लिख रहे हैं तो वहाँ आप एक दूसरे को गुथा हुआ जरूर पाते हैं। जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास इसलिए आया था प्रवीण भट्ट जी कि खासकर जब से हमारे यहाँ शैलेंद्र सेमवाल जी ये सूचना क्रांति का विस्फोट हुआ है और हम बहुत सारे चैनलों से घिर गए हैं, कई सारे चैनल हमारे चारों तरफ हैं और वो अपनी तरफ से सूचनाओं को दे रहे हैं, उसमें लगा कि एक भाषा का मिजाज भी बदला है।
क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जो हमारी भाषा है, हम ये नहीं कहते कि वो बहुत ज़्यादा अकादमिक हो, लेकिन कम से कम भाषा अपनी मर्यादा में तो रहे? आपको ऐसा लगता है, खासकर जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को देखते हैं? जी, नई पीढ़ी के पास वो हुनर है कि वो भाषा की संप्रेषणता को बढ़ाए अपना, उसके बाद माध्यम बढ़ गए हैं। पहले के जो पत्रकार थे हम लोग उस श्रेणी के, उसमें सिर्फ लेखन कार्य ही होता था, और अब माध्यम बदल गए हैं। अब हमारे पास सोशल मंच है, हमारे पास और सुविधाएं हैं, हम लोग वहाँ से पढ़ के अपनी खबरों को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, प्रवीण भट्ट जी, क्या लगता है कि ये जो हमारा एक तो प्रिंट मीडिया हमारा है, जिसमें हमारे मुख्यधारा के सभी अखबार आते हैं, पत्रिकाएं आ जाती हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं ना कहीं वो आज की तारीख में जनमानस को बनाने में, उसकी समझ को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। वहाँ पर आप भाषाई दृष्टि से उस माध्यम को कैसे देखते हैं? वहाँ मुझे थोड़ी कभी कभी निराशा भी होती है। असल बात यह है कि निराशा मुझे इसलिए होती है कि हो सकता है मैं एक यथास्थितिवादी व्यक्ति हूँ, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर इस वजह से भी हो सकता है कि जो चैनल हैं या फिर जो फटाफट समाचारों का जो माध्यम आया है, उन्होंने क्या किया है कि उसको पूरी तरह से बाजार की चीज़ बना के रख दिया है आज की डेट में, सूचनाओं को। तो उसमें क्या होता है कि एक तो फटाफट चीज़ें आ रही हैं, उसमें थोड़ा वो एक किस्म से नियंत्रण थोड़ा कम है, फिर वो फटाफट दिखाने के चलते जो है कई बार आपको लग सकता है कि ये भाषा भी थोड़ा अनियंत्रित है, और ख़ासकर वो आपको जब वो डिबेट करते हैं, आपस में चर्चाएँ करते हैं कमर्शियल चैनल, वहाँ पर भी आपको ऐसा लग सकता है। तो इसके अनेक कारण हैं, सबसे बड़ा कारण तो बाज़ार ही है जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो जन सेवा न होकर के आज बाज़ार और लाभ कमाने का उद्यम बन चुका है जी। तो वहाँ इस तरह की प्रतियोगिता, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं जी। लेकिन प्रवीण भट्ट जी, इसमें थोड़ा सा एक दृष्टिकोण ये भी है कि बाज़ार सारी चीज़ों को दूषित ही कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। इसी बाज़ार में कुछ ऐसे भी चैनल हैं, अब कोई एक नाम गिनाना ज़रूरी नहीं है, जो भाषाई दृष्टि से जिन्होंने अपनी मर्यादा में रहकर जो अभी भी सूचनाएं दे रहे हैं, वो भी इसी तरह का विमर्श करा रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं, समाचार दे रहे हैं। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए लेकर आया था कि नई पीढ़ी एक बहुत तेज़ी से इस मीडिया की तरफ आकर्षित हो रही है, और वो बड़ा एक तरह से आकर्षक करियर भी आज की तारीख में बन गया है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि जब ये नई पीढ़ी आती है तो ये हमारी भाषा को कहाँ पहुँचाएगी? शैलेंद्र सेमवाल जी, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, क्योंकि आपने एक लंबा दौर देख लिया है पत्रकारिता में काम करते हुए, ये जो नई पीढ़ी आ रही है, नए जो ट्रेनीज़ आपके यहाँ आते हैं, उनमें आप कितनी साहित्यिक समझ देखते हैं, और अगर ये कम है तो इसकी वजह क्या है? साहित्यिक समझ कम इसलिए है कि थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है नई पीढ़ी को भी, और किताबों का अध्ययन होगा तो विषय का विस्तार होगा, वो विस्तार अभी कम दिखता है नई पीढ़ी में। लेकिन खबरों की अधिकता हो गई है और माध्यम बढ़ गए हैं, इसलिए काम भी ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो नई पीढ़ी को उससे तालमेल बैठाना है, तो वो काम पीढ़ी बखूबी कर रही है जी। वो जो नए बच्चे आते हैं, वो जब आपके पास रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या कोई भाषाई अशुद्धता ज़्यादा होती है, या ये भी हो सकता है कि वो इतनी ऊर्जावान पीढ़ी है कि हो सकता है उसकी भाषा, जिसको हम 2 सेंटेंस में कहते हैं, 2 वाक्यों में कहते हैं, उनके अंदर एक मुहावरे में कहने की क्षमता हो? क्या ऐसा लगता है? इसकी कमी तो दिखती है कि भाषाई समझ थोड़ा कम है। इसी वजह से खबरों में वो गहराई नहीं दिखती है, बहुत बड़ी बात। और नई पीढ़ी थोड़ा जल्दबाज भी है, उस चीज़ों को समझना नहीं चाहती है और आगे बढ़ के काम करना चाहती है, तो उसका असर दिखता है खबरों में। तो उन खबरों को हमें बार बार देखना पड़ता है, में कई कमियां नज़र आती हैं, भाषाई अशुद्धता तो होती है, और उसका जो भाव है वो निखर के नहीं आ पाता है। इसीलिए मैं ये भाषाई मुद्दे पे आया था कि आखिरकार आप एक समाचार दे रहे हैं, तो समाचार देने का उद्देश्य क्या है? क्या केवल सूचना देना भर है, या उस सूचना को देने से आप समाज में कुछ सुधार भी लाना चाहते हैं? प्रवीण भट्ट जी, इस पर आपका क्या नज़रिया है कि क्या अखबारों का काम, चैनल्स का काम केवल सूचना भर देना है, या उस सूचना से कोई क्रांति करना, कोई सुधार करना भी होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? दरअसल सूचनाओं की अधिकता है आज की डेट में, जो समाचार हैं उनमें सूचनाओं की अधिकता है,
और अब शायद एक लिमिटेड स्पेस होने की वजह से और सूचनाएं ज़्यादा होने की वजह से वहाँ विश्लेषण और समीक्षा की गुंजाइशें थोड़ा कम हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दशक पहले तक जैसे कोई बड़ी घटना होती थी या कोई बड़ा समाचार होता था तो बीट के जो पत्रकार होते थे वो उसके साथ एक साइड स्टोरी भी लिखते थे या बॉक्स आइटम लिखते थे या बाईलाइन लिखते थे, समीक्षा या फिर ऐसा। लेकिन अब वो देखने को ज़रा सा कम मिलता है उस तरह की, और वो गहराई भी उन समीक्षाओं में देखने को नहीं मिलती। उसका कारण शायद समय की कमी, समाचारों की अधिकता और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर अखबारों में जो लिमिटेड स्पेस है, माना आपका अखबार 24 पेज का है, 20 पेज का है, लेकिन सूचनाएं उसमें ज़्यादा हैं, तो इन सब कारणों से शायद ऐसा है कि अब समाचारों ने जो विश्लेषण वाली जो अपनी प्रवृत्ति है उससे थोड़ा किनारा करते हुए सूचनाओं को प्रमुखता दी है इस दौरान। जी शैलेंद्र सेमवाल जी, जैसे अभी प्रवीण भट्ट कह रहे हैं कि बहुत सारी हमारे पास सूचनाओं का एक बृहद संसार हो गया है और जो पहले एक धारा थी आज कई उपधाराओं में बदल गई है। एक ही विभाग का कई विभाग बन गए हैं, एक ही धारा कई धाराओं में बंट गई है। ऐसी स्थिति में जब अखबार के डेस्क पे आपके सामने तमाम सरकारी गैर सरकारी गतिविधियों के अलावा साहित्यिक गतिविधियों के समाचार आते हैं तो उनके प्रति जो आपकी संपादक टीम है उसका क्या नज़रिया होता है? क्या साहित्य को वो स्पेस मिलता है जो पहले मिलता था? अमूमन साहित्यिक गतिविधियां समाज में ही थोड़ा कम तर होती जा रही हैं। अच्छा। उसका कारण है कि लोग उस मिजाज के रहे नहीं हैं। जो पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं उनकी कमी है समाज में, जो गंभीरता से इसको देखते हैं। तो उस तरह की खबरें भी हमारे पास चुनिंदा खबरें ही हर दिन मिल पाती हैं। उसके मुकाबले दूसरे विषयों की ज़्यादा खबरें हमारे पास रहती हैं और अखबार भी उन्हीं को महत्व देता है जो खबरें ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, ज़्यादा पाठक वर्ग तक पहुँचती हैं। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये एक दृष्टिकोण है जो बाजार और समाज को दोनों को जोड़ता है कि जहाँ ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी। लेकिन प्रवीण भट्ट जी, आप प्रकाशन के क्षेत्र से भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं, आलोचना भी लगातार करते रहे हैं कृतियों की। आप इस बात का ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि जिस तरफ शैलेंद्र सेमवाल हमारा ध्यान ले जा रहे हैं कि एक ही शहर में अब उस तरह की गतिविधियां नहीं मिलती हैं, साहित्यिक गतिविधियां जो कभी होती थी। क्या वजह है कि किताबें तो ठीक ठाक छप रही हैं, गतिविधियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? अलग अलग शहरों में इसकी परिस्थितियों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पर उत्तराखंड में जो मुझे समझ आया, खासकर देहरादून में, तो यहाँ पर जो सरकारी स्तर पर जो इनिशिएटिव लेना चाहिए सरकार को, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है आगे बढ़कर उन्हें जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है कि एक तो गतिविधि करने की जो जगह हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। अच्छा। और वो बहुत खर्चीली भी हैं। तो एक किताब प्रकाशित करने के बाद किसी भी प्रकाशक के लिए थोड़ा संभव कई बार नहीं हो पाता है कि वो फिर उस पर पैसा लगाकर एक बड़ा सा आयोजन करे, क्योंकि उससे लागतें बढ़कर कई बार दोगुनी हो जाती हैं पुस्तक की, और फिर वो पुस्तक अपनी लागत को नहीं निकाल पाती है। तो इस वजह से प्रकाशक भी ज़रा डरा हुआ रहता है कि यार इसके लोकार्पण में इतना पैसा कैसे खर्च करूँ। और लेखक की भी कई बार स्थिति नहीं होती कि वो फिर अपने संसाधन लगाए, फिर लोगों को जुटाए, फिर ये करे। तो इसमें ये भूमिका सरकार की भी हो सकती है कि कोई सार्वजनिक ऐसी जगह हो जहाँ पर कि साहित्यकारों से कहा जाए कि भाई आप इसमें कम लागत पर या किसी भी इस तरह से आप इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब समाज, सरकार और लोग और सब मिलकर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। कोई सार्वजनिक जगहों का विकास कर सकते हैं, फिर उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे शहरों में इस तरह की चीज़ों की भी कमी है। लोग चाहते हैं लेकिन चाह के भी वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अंततः तो पाठक को पुस्तक पैसे देकर खरीदनी होती है। तो लागतें बढ़ती जाएंगी तो किताब महंगी हो जाएगी। जब ये दौर में जब पुस्तकें नहीं बिक रही हैं तो महंगी किताबें और ज़्यादा नहीं बिकेंगी। तो चुनौतियाँ कई तरह की हैं, जिसमें से एक चुनौती जगह की भी है कि यहाँ पर हमें सस्ती जगह नहीं मिल पाती हैं। जी जी, ये आपका जो ये पक्ष है कि उत्तराखंड में हम देहरादून में रह रहे हैं और हमारे पास ये कई बार महसूस होता ही है कि इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों के लिए कोई ऐसी जगह जो कम शुल्क पर या निःशुल्क ही उपलब्ध हो और वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हम कर सकें। तो ये आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग है और सभी लिखने पढ़ने वाले अगर इस मांग को लेकर जाएंगे तो इस पर विचार होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अंततः प्रबुद्ध समाज पैदा हो, ये सभी सरकारों का उद्देश्य होता है। शैलेंद्र सेमवाल जी, जिस तरफ आप कह रहे थे कि गतिविधियाँ ही कम हो गई हैं शहरों में, समाज में, साहित्यिक गतिविधियाँ, और उस तरह के बौद्धिक विमर्श नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ कि अगर एक बहुत छोटी गतिविधि भी है
बहुत कम गतिविधियाँ भी हैं, और मुख्य धारा के अखबार अगर उन गतिविधियों को ज़्यादा बृहद रूप में प्रकाशित करते हैं तो आपको नहीं लगता कि तब उस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको स्पेस नहीं मिलता है। हम लोग अक्सर ये प्रयास करते हैं कि ऐसी गतिविधियों को बढ़ा चढ़ा के भी प्रस्तुत किया जाए ताकि कलाकारों का, साहित्यकारों का मनोबल न टूटे जी। कई खबरें हमारे पास ऐसी आती है जिसमें प्रोग्राम तो अच्छा होता है लेकिन सामने दर्शकों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। खबरें उस आधार पर भी देखी जाती है कि उनको उस समय कितने दर्शक उसमें मौजूद थे, कितने पाठक वर्ग उसमें मौजूद थे। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा हो, खबरें उतना ही विस्तार पाती हैं। प्रवीण भट्ट जी, शैलेंद्र जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि, और ये हमने भी देखा है, हम तमाम गतिविधियों में जब जाते हैं तो आपने बहुत सही ये बात पकड़ी कि इस तरह की गतिविधियों में लोगों की जागरूकता कम है, लोगों की सक्रियता कम है, और आप तो लगातार हम देखते हैं कि कोई न कोई लोकार्पण कार्यक्रम और इस तरह का करवाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच जिस तरफ शैलेंद्र सेमवाल इशारा कर रहे हैं, क्या सचमुच इस तरह की गतिविधियों में बजाय दूसरी गतिविधियों के उपस्थिति लोगों की कम होती है? और अगर कम है तो वजह क्या है? क्योंकि पढ़ने लिखने वाला समाज तो हमारे पास है ही। हाँ, उसके अनेक कारण हैं। देखिए, जो साहित्यकार पिछले 20 वर्ष पहले उसी समय सेवानिवृत्त होकर 60 वर्ष का रहा होगा और वो कहीं भी आ जा सकता था, आज वो 80 वर्ष का हो चुका है ना। तो और नई पीढ़ी के लोग आए तो हैं पर वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में इतने व्यस्त हैं, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि अड्डेबाजी एक तरह से समाप्त हो चुकी है, लोगों के मिलने जुलने की जगहें कम हो गई हैं। और आपने देखा होगा शहर में जो एक दो जगहें थी जो इस बात के लिए प्रसिद्ध थी कि इन जगहों पर, इन चाय खानों में जाके लोग मिलते हैं, उन चाय खानों का स्वरूप आज बदल चुका है, वहाँ पर अब लोग नहीं बैठते हैं। तो रोज़मर्रा के मिलने की जगहें कम हो गई हैं। एक पूरी पीढ़ी हमारे बीच से अब इतना बुजुर्ग हो गई है कि उनके लिए कार्यक्रमों में आना जाना मुश्किल है। नई पीढ़ी के लोग उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है उन सारी चीज़ों में। और तो ये कई कारण हो सकते हैं। आप पा रहे होंगे कि देहरादून में अब मतलब लोग जो है कार्यक्रम में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो और एक तो शहर का भूगोल भी थोड़ा वैसा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है शहर के अंदर, तो लोग थोड़ा सा पहुंचना उनके लिए कष्टकारी है। तो बहुत सारे कारण हैं कि लोग अब थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये भी एक सुखद बात है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि शहर में ओपन माइक प्रोग्राम हो रहे हैं काफ़ी सारे, और उसमें नए बच्चे अपनी कविताएं सुनाने के लिए आ रहे हैं। ओपन माइक प्रोग्राम, इसको थोड़ा ओपन माइक ये है कि मतलब कोई भी एक संस्था, बच्चों का कोई समूह इसको ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पर एक जगह, एक कुर्सी रखी होती है और एक माइक रखा होता है, बाकी सब लोग दर्शकों की तरह बैठे होते हैं। तो बारी बारी से आकर कोई भी युवा लोग अपनी रचनाएं उसमें सुनाते रहते हैं। तो वो एक तरह से खुला मंच है सबके लिए, लेकिन उसमें पहले वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम देहरादून में बहुत हो रहे हैं। तो उससे भी परिपक्व होकर आशा करते हैं हम कि कुछ नए साहित्यकार कुछ बेहतर अपनी चीज़ों के साथ आगे हमारे सामने आएंगे। लेकिन इस समय तो यह है कि हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, बहुत सारे साहित्यकार जो है अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि जहां वो बार बार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं। और ऐसा एक दो नहीं है, ऐसी बहुत ऐसे लोगों की संख्या। जी शैलेंद्र सेमवाल जी, प्रवीण भट्ट जी देहरादून और नगरीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं गतिविधियों को लेकर। आप जब अखबार के डेस्क पे होते हैं तो आपके पास तो पूरे प्रदेश का और सुदूर हमारा जो चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली ज़िला है वो भी होता है, वहाँ की खबरें भी होती हैं। आपको क्या लगता है कि देहरादून से और नैनीताल से और हल्द्वानी से जो नगरीय क्षेत्र हैं उनसे जब तुलना करते हैं आप, तो वो दूरस्थ हमारे जो इलाके हैं वहाँ से कितनी साहित्यिक खबरें, साहित्यिक समाचार आपको मिलते हैं? अमूमन तो ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते हैं जी। अधिकतर प्रोग्राम तो शहरों में ही होते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल से भी जब इस तरह की खबरें आती तो उनको अहम माना जाता है, उनको प्रमुखता से लिया जाता है। चर्चित कई कार्यक्रम हुए हैं। अगस्त मुनि में, चमोली में कुछ लोग हैं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों ने उनको सुना है। और उसका सबसे अच्छा माध्यम बना है यूट्यूब और सोशल मंच, जहाँ पर उनकी कविताएं, कृतियाँ, कहानियाँ सब मौजूद हैं और उनको यूट्यूब पे पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। जी चलिए, ये जानना सुखद है कि वहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रवीण भट्ट जी, जब किताबों की बिक्री की बात आती है, उनके प्रसार की बात आती है, तो बतौर प्रकाशक आपको क्या लगता है कि वो जो दूरस्थ हमारे इलाके हैं वहाँ पठनीयता की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, साहित्यिक पत्रकारिता जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस सब के उसमें जो बीज मंत्र है वो तो यही है कि किताबों से आपका संबंध बना रहे,
वहाँ क्या स्थिति है किताबों की? वहाँ कितनी किताबें जा पा रही हैं, कितनी बिक पा रही हैं? इसकी सच्चाई थोड़ा डराने वाली भी हो सकती है और उत्साहजनक भी हो सकती है। इसके दो पहलू हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रदेश में, हमारे प्रदेश में नहीं, भारत के ग्रामीण अंचलों में बहुत बड़ी आबादी अभी ऐसी कि जो वास्तव में ये नहीं जानती कि स्कूली शिक्षा के बाद भी कोई किताबें ऐसी होती हैं जो जिन्हें साहित्य कहते हैं और जिन्हें हमें जीवन भर हम पढ़ सकते हैं। मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उनसे हमें कोई प्रतियोगिता पास नहीं करनी है, या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो स्कूल की पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लोगों के लिए किताब का मतलब स्कूली शिक्षा या फिर कॉलेज में पढ़ी जाने वाली किताब है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब गांव-गांव तक अगर हम पहुँचें और उन्हें बताएं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके इतर जो है समय की कमी होती है गांव में लोगों के पास, उनके पास श्रम बहुत होता है, काम बहुत होता है और वहाँ पर दूसरे किस्म की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन गांव में और कस्बाई क्षेत्र में जो रहते हैं लोग, जैसे मानो शिक्षक वहाँ रहते हैं, वहाँ दूसरे लोग रहते हैं, तो उनके बीच भी बहुत स्कोप है। अच्छा। मैंने महसूस किया कि जहाँ भी हम ऐसी जगहों पर जाते हैं लोग उत्साह से पुस्तकें देखते हैं और ख़रीदते हैं। बड़ी बात, ये जानना सुखद है कि उन इलाके में इसीलिए बराबर ये मांग उठती रही है कि जो हमारे दूरस्थ दुर्गम इलाके हैं वहाँ पुस्तक मेले आयोजित हों। और एक सूचना ये अच्छी है कि कुछ समय से कुछ संस्थाओं ने वहाँ लाइब्रेरीज़ खोलनी, पुस्तकालय खोलने शुरू किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे उस तरफ इन्वॉल्व होंगे। प्रवीण शैलेंद्र सेमवाल जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब अखबार की खबरों पर आपको इनपुट्स मिलते हैं, वो जाहिर सी बात है मिलते ही मिलते हैं पाठकों की तरफ से, उसमें बाकी खबरों की अपेक्षा अगर उस पर संपादकीय पृष्ठ आप देखें अखबार का तो वो कमोबेश साहित्यिक पत्रकारिता का ही एक प्रतिरूप होता है। क्या लगता है इस तरह की खबरों में और बाकी खबरों में पाठकों का दृष्टिकोण क्या होता है? पाठक, जो गंभीर पाठक है वो अक्सर संपादकीय पेज तो पढ़ता ही है और उसमें उसको समग्रता मिलती है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं और उसमें एक पाठकों का एक कोना भी होता है जिसमें पत्र लेखन भी होता है। तो उसमें कई पाठक हैं जो हमारे साहित्यिक टेस्ट वाले हैं, जो लगातार अपनी उपस्थिति उसमें दर्ज करवाते हैं। जी। ये सवाल मैं इसलिए लेके आया था कि बीच बीच में अखबार, मुख्यधारा के खासकर जो हमारे बड़े अखबार हैं, वो लगातार इस तरह का सर्वे भी करते रहते कि वो कौन सा पक्ष है, कौन सा क्षेत्र है जिसको लेकर पाठक ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो अगर उसमें साहित्य भी एक है और अगर संपादकीय पृष्ठ को पसंद किया जाता है तो इसका सीधा संकेत ये है कि कहीं ना कहीं साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर जो स्वाद का वो है, मायना है, वो आज भी बना हुआ है। वो ये जानना अच्छा है कि संपादकीय पृष्ठ पाठक पढ़ रहे हैं और गंभीरता से पढ़ रहे हैं। प्रवीण भट्ट जी, क्या कुछ इस तरह की किताबें हैं प्रकाशन जगत में जो हमारी नई पीढ़ी पत्रकारिता में उतरने वाली है, जो उनके लिए एक तरह से कहते हैं ना गीता हो, जिसको पढ़ के, या कुछ किताबों का समूह हो जिसको पढ़ के वो समझ सकें कि किसी खबर को अगर साहित्यिक तासीर देनी है, क्योंकि उसका असर तो होता है। आप शैलेंद्र सेमवाल जी, हमारे समय के बहुत बड़े साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये सब पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता के दौरान ही इन्होंने, और हेमिंगवे ने ओल्ड मैन एंड द सी अद्भुत उपन्यास है, जॉर्ज ऑरवेल का द एनिमल सेट पूरी दुनिया में चर्चित उपन्यास है। तो ये पत्रकार रहे हैं, पत्रकार का जो अनुभव होता है, और अतीत में भी हमने देखा है कि पत्रकारों ने जो साहित्य लिखा वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच का साहित्य रहा है। क्या कुछ ऐसी किताबें उपलब्ध हैं प्रकाशन जगत में जो नई पीढ़ी को इस तरह का कुछ प्रशिक्षण दे सकें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ संस्मरणों की किताबें हो सकती हैं, सैद्धांतिक किताबों के इतर, और कुछ यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, और कुछ जिस समाज और जिस क्षेत्र के आसपास वो काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के आसपास के भूगोल को समझाने वाली किताबें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जैसे कमल जोशी हैं, दिवंगत पत्रकार, उनकी एक किताब है चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें, और गीता गैरोला की एक किताब है मल्लू की डार, है ना। आपकी एक स्वयं किताब है कालड़ी से केदार, और एक सुशील उपाध्याय जी की किताब है किस्से मीडिया के, और एक मनमीत की एक किताब है इनर पास हिमालय। तो मैं ये कहता हूँ कि सैद्धांतिक पत्रकारिता तो बच्चे कक्षा में पढ़ेंगे ही, पत्रकारिता के सिद्धांत, या फिर पर्यावरण पत्रकारिता, या फिर विविध जो भी उनको पढ़ना है, लेकिन
जो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि किताबें हम जो व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, किताबें हमें उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा सिखाती हैं। बिल्कुल। बाकी सब कुछ हमें दुनिया सिखाती है, समाज सिखाता है। बहुत बड़ी बात। तो अगर वो किताबों से भी उस समाज को पढ़ लें, देख लें, महसूस कर लें, तो मुझे लगता है कि उनकी दृष्टि बेहतर होगी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जी, प्रवीण भट्ट जी और शैलेंद्र सेमवाल जी, ये बहुत ही रुचिकर विषय है और इस पर अगर हम बातचीत करें तो लंबा समय लिया जा सकता है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण मसले पर आपने कुछ बहुमूल्य बातें कही। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।